स्टेनो एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। 1 2 3 स्टार्ट। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तकनीक जिस तेज़ी से दुनिया भर में फैलकर लोगों की ज़िंदगी को सुगम बना रही है, उतनी ही तेज़ी से इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। तकनीक से जुड़े ये जोखिम सिर्फ वित्तीय नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए आतंकवाद के पोषण, विध्वंसक गतिविधियों व अराजकता फैलाने का कारण बनकर दुनिया के तमाम देशों की सुरक्षा संप्रभुता को तहस नहस करने तक का गोला बारूद लिए हुए हैं। साइबर हमलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि इसका आंकड़ा तक याद रखना मुश्किल हो गया है। स्वाभाविक तौर पर खतरों ने जितना व्यापक रूप ले लिया है, उसी व्यापकता में इनसे निपटने की तैयारी के लिए समुचित तंत्र भी चाहिए होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में साइबर व आभासी दुनिया के युग में अपराध व सुरक्षा विषय पर G20 सम्मेलन में अपनी बात कहते हुए इसी खतरे की ओर ध्यान खींचा है। मोटे अनुमान के अनुसार साइबर हमलों में पिछले 4 साल में $5.2 ट्रिलियन का नुकसान दुनिया को पहुंच चुका है। वित्तीय नुकसान के अलावा जो हानि हुई है, उसका तो हिसाब ही नहीं है। इसे टालने का या नुकसान की भरपाई का रास्ता फिलहाल नज़र भी नहीं आ रहा है। भारत की ओर से व्यक्त की गई यह चिंता भी वाजिब है कि संकट के समाधान में जितना समय लगेगा, उतनी ही स्थिति जटिल होती जाएगी। जाहिर है कि नुकसान भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। रास्ता कठिन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तकनीक के विकास के साथ पनप रहे अपराध के नित नए तरीकों में किसी को पता नहीं है कि अगला साइबर हमला किस तरह का होगा। सबसे बड़ी बात यह कि साइबर युग में किसी राज्य या राष्ट्र की सीमाओं को पार करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए यह अपराध अब किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गया है। इससे निपटना भी किसी एक देश के बस की बात नहीं है। सबका सहयोग और साझा तंत्र, जिसे वैश्विक तंत्र कह सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी होगा। G20 सम्मेलन में सभी देशों ने इसे गंभीरतापूर्वक स्वीकार भी किया है। उम्मीद है कि दुनिया भर में जल्दी ही इस दिशा में कदम उठते हुए दिखेंगे। भारत के लिए कहा जाता है कि वह कई मुद्दों पर दुनिया की अगुवाई में सक्षम है। इस सम्मेलन में यह साबित भी हुआ है। भारतीय दृष्टिकोण से भी यह एक आशावादी परिदृश्य है। भारत ने सबसे पहले खतरे को भांपा है, तो यह भरोसा तो बनता ही है कि खतरों से निपटने के उपाय भी सबसे पहले भारत में ही लागू होते नजर आएंगे। आदिवासी और लोक कलाओं पर हमारे यहाँ लिखा तो बहुत गया है, परंतु उनके जरिए मौलिक स्थापनाओं पर काम अब भी बहुत कम हुआ है। यह समझने की बात है कि जो कुछ लोक संस्कृति का है, उसे महज संकलित किया जाता है तो उसका खास अर्थ नहीं है। नई संभावनाओं पर कार्य होता है, तभी सार्थक कुछ हो सकता है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश आदिवासी
लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित पत्रिका चौमासा के प्रकाशित अंक और उसकी सामग्री महत्वपूर्ण है। अव्वल तो कलाओं पर ढंग की पत्रिकाएं ही नहीं हैं, और जो हैं तो वे या तो अकादमिक बोझिलता से लदी है या फिर उनमें वही सामग्री अधिक है जो यंत्र तंत्र सर्वत्र है। पर चौमासा इस दृष्टि से विरल है कि इसके हर अंक को कला संस्कृति मृमज्ञ और इसके संपादक अशोक मिश्र ने भारतीय संस्कृति से जुड़ी सूक्ष्म सूझ को युगीन अर्थों में मौलिक स्थापनाओं के साथ प्रस्तुत किया है। अरसा पहले इसका एक अंक मृत्यु जैसे अछूते विषय पर प्रकाशित हुआ था। इस अंक में जीवन प्रवाह के अंतिम विश्राम से जुड़े संस्कारों मान्यताओं के लोक आलोक में मृत्यु से जुड़ी संस्कृति का अनूठा संधान है। ऐसे ही घुमंतु समुदायों के कला सौंदर्य, कला की भारतीय दृष्टि, बांस की जीवन सृष्टि, प्रदक्षिणा से जुड़ी भारतीय परंपरा जैसे विषयों में जीवन से जुड़े रहस्यों का अनावरण किया गया है। अभी चौमासा का जो नया अंक आया है वह भी भू अलंकरण से जुड़ी हमारी लोक संस्कृति का उजास है। इस अंक के अपने संपादकीय में अशोक मिश्र लिखते हैं, भूमि का अलंकरण धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ मांगलिकता और अभ्यागत के स्वागत का आह्वान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लिखे इस आलोक में ही उन्होंने भित्ति चित्रों के अनछुए पहलुओं से जुड़ी विरल सामग्री इसमें जुटाई है। अशोक मिश्र के पास लोक परंपराओं, विश्वास और मान्यताओं से जुड़े गूढ़े संदर्भ और उनकी वैज्ञानिक व्याख्या है। अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में उनके कक्ष में बातचीत चल रही थी कि उन्होंने गोत्र परंपरा से जुड़े कुछ सूत्र सौंपे। कहा, शिष्ट और लोक समुदाय में भारत की अपनी एक प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि गोत्र का हमारा जो विचार है उसमें निहित है। वनस्पति जीवन, जीव जंतु, पवित्र स्थल और ज्ञान की हमारी समस्त धाराओं में मानव समुदाय के उद्भव का कारण निरूपित कर उनके संरक्षण एवं विकास का आग्रह गोत्र चिन्हों के रूप में है। जीव जंतु, वनस्पतियाँ और प्रकृति से जुड़ी हमारी धरोहर के भी अपने अपने गोत्र हैं। विचार आया, हमारे यहाँ एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है, गोत्र संरक्षण इसी से होता है। अशोक मिश्र इस बात के लिए प्रयासरत है कि जातीय समुदायों के गोत्रों के अध्ययन आलोक में संस्कृति की इस विरासत पर कुछ नया प्रकाश में आए। मुझे लगता है संस्कृति से जुड़ी इस दृष्टि से ही भविष्य में कुछ मौलिक रचा बसा जा सकता है। बहुत बार लगता है यह समय मूल ज्ञान से दूर होते लोगों का है। ऐसे दौर में लोक संस्कृति मृमज्ञ, लोक कलाविद, विशेषज्ञ जैसी संज्ञाओं से अपने को अलग रखते अशोक मिश्र को देखता हूँ तो अचरज होता है। मेरी जानकारी में लोक से जुड़े किसी एक अछूते विषय पर हर बार आग्रह करके उन्होंने लेखकों से निरंतर चौमासा के लिए लिखवाया है। इसी से यह पत्रिका फल फूल रही है। कला संस्कृति में ऐसे उजास की ही तो इस समय सर्वाधिक ज़रूरत है। पर्यावरण बचाने
के लिए जनता व स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना ही होगा। यह जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ जैसे अवसरों पर एक पौधा लगाकर उसके पालन पोषण का संकल्प ले लिया जाए तो हालात बदल सकते हैं। समाप्त। धन्यवाद।